देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। एक सेकेंड। जो है वो हम लोग का बाकी रह गया था। ठीक है, तो ये वाला हम पहले बता देते, फिर हम लोग आज जो है जॉब कॉस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया था, एक कस्टमर हैज बीन ऑर्डरिंग 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम्स एट द रेट ऑफ 18,000 कॉलम्स पर ऑर्डर ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। ठीक है, बोल रहा है कि एक कस्टमर है जिसने ऑर्डर किया है 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम्स। ठीक है, ये कुछ स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम्स इन्होंने ऑर्डर दिया है एट द रेट ऑफ 18,000 कॉलम्स पर ऑर्डर में 18,000 जो है कॉलम्स बन जाता है ड्यूरिंग द पास्ट ईयर में ऐसा देखा गया है। मतलब एक लास्ट ईयर का डेटा जो कि ये देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर का डेटा जो कि ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि 18,000 कॉलम्स पर ऑर्डर ड्यूरिंग द पास्ट ईयर ऐसा ऑर्डर आया हुआ था। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कंप्राइजेस 2120 फॉर मेटेरियल। मतलब ये जो कुछ क्या है, मेटल कॉलम, ये जो मेटल कॉलम बन रहा है इसको प्रोडक्शन करने के लिए मेटेरियल का खर्चा होता है 2,120 रुपीज, 60 रुपीज होता है लेबर का और 20 होता है फिक्स्ड ओवरहेड का। इट कॉस्ट 1,500 टू सेटअप फॉर 1 यूनिट ऑफ 18,000 कॉलम एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 5%। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद क्या बोला है देख लो, फाइंड द इकोनॉमिक मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन। फिर से वही लैंग्वेज यूज हुआ है, प्रोडक्शन रन। और मैंने लास्ट दिन ही बताया था प्रोडक्शन रन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन रन का मतलब होता है कि ईबीक्यू, मतलब बैच क्वांटिटी ही पूछ रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन रन का मतलब बैच क्वांटिटी ही पूछ रहा है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें इसका मतलब ईबीक्यू कैलकुलेट करके देना है। सेकेंड बोला है कैलकुलेट द एक्स्ट्रा कॉस्ट that the company incurred due to processing of 18,000 column in a batch। बोल रहा है कि कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है ड्यू टू प्रोसेसिंग ऑफ 18,000 कॉलम्स इन ए बैच। अगर एक बैच में 18,000 कॉलम प्रोड्यूस किया जाए, जबकि किया कितना जाता है 18,000 ही किया जाता है, लेकिन जब हम लोग ईबीक्यू निकालेंगे तो हो सकता है कुछ अलग आए। ठीक है, हो सकता है कुछ अलग आए। ईबीक्यू जब कैलकुलेट करेंगे कुछ और आंसर आ सकता है। अब पूछ रहा है कि अगर हम लोग 18,000 कॉलम पे जो प्रोडक्शन चल रहा है, ये प्रेजेंट कंडीशन है, ऐसा होता है। और इनको बोला गया है कि हमें बोल रहा है कि मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन कैलकुलेट करके दिखाओ। और बोल रहा है कि अगर 18,000 कॉलम में जो प्रोडक्शन हो रहा है क्या उससे कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है कि नहीं, वो हमें बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ईबीक्यू कैलकुलेट करना है। ईबीक्यू के लिए ये देखो, ये वाला हम लोग कर रहे हैं जो मैंने होमवर्क दे रखा था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ईबीक्यू। EBQ इक्वल टू 2 × A × S डिवाइडेड बाई C। ए का मतलब हमेशा होना चाहिए एनुअल डिमांड। ठीक है, अगर एनुअली नहीं रहेगा तो उसको एनुअली ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। एनुअल के बिना ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। एस का मतलब होता है सेटिंग अप कॉस्ट पर सेटअप। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा अब फाइंड आउट करते हैं ए हम लोग के क्वेश्चन में कितना है। टू तो फॉर्मूला में ही आएगा। ठीक है, तो ए देखते हैं ए कितना है। एनुअल डिमांड यहाँ पर हम लोग को कितना बोला है, एनुअल डिमांड बोला है देखो 90,000। यहाँ पर बोला है 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम एट द रेट ऑफ 18,000 कॉलम पर ऑर्डर ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। ठीक है, तो एनुअल डिमांड कितना है 90,000 है, और पर ईयर मतलब ये देखो 90,000 का टोटल डिमांड है और उसे फुलफिल करने के लिए 18,000 करके पर ऑर्डर में जो है दिया
जाता है, ठीक है। मतलब टोटल 90,000 किसी को सप्लाई करना है, एट ए टाइम 18,000 दिया जाता है। मतलब अभी बैच क्वांटिटी 18,000 है, लेकिन ये इकोनॉमिक है कि नहीं वो हमें नहीं पता, ठीक है। वही फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आंसर 18,000 से अलग आ जाएगा तो फिर वो ये वाला जो है ये EBQ नहीं है, बैच क्वांटिटी तो है लेकिन इकोनॉमिक नहीं है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 90,000 एनुअल डिमांड। सेटिंग अप कॉस्ट, सेटिंग अप कॉस्ट पढ़ के देखते क्या बोला है। द प्रोडक्शन कॉस्ट, ये प्रोडक्शन कॉस्ट बोला है। 1 यूनिट बनाने के लिए मेटेरियल का इतना, लेबर का इतना और फिक्स्ड ओवरहेड 20 रुपीज। इट कॉस्ट 1500 टू सेटअप फॉर 1 रन ऑफ 18,000 कॉलम। मतलब एक बार में 18,000 जो है प्रोडक्शन होता है, एक सेटअप करने का खर्चा होता है 1500, ठीक है। एक सेटअप करने का खर्चा होता है 1500 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट बोला है 5%, लेकिन 5% किस पे अप्लाई करना है। कैरिंग कॉस्ट मैंने बोला था लास्ट दिन भी, हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन होने के बाद जो कॉस्ट निकल के आता है, कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, जैसे ये वाला ही देखो ना, यहाँ पर 1 यूनिट बनाने के लिए 2120 का मेटेरियल लग जाएगा, 60 रुपीज का लेबर लग जाएगा, 20 रुपीज का फिक्स्ड कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 2 + 2 4 + 6 10 और ये हो गया 2200 हो रहा है शायद। हाँ 2200 हो रहा है। ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तो अब ये तो कॉस्ट हम लोगों ने एक इनकट कर ही दिया प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और नेक्स्ट क्या हो रहा है, इस प्रोडक्ट को कैरी करने का खर्चा लगेगा कितना, 5%। तो हमेशा 5% किस पे लगना चाहिए, हमेशा 5% अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है तो उस पे लगना चाहिए। लास्ट दिन भी हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना, तो 5% हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लगेगा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5% ऑफ कैरिंग कॉस्ट, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 5% ऑफ 2120 60 रुपीज 20 रुपीज, तो ये हो जाएगा 2200। 110, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कैरिंग कॉस्ट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 × 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 110 और उसका रूट 1566.69 आ रहा है। 1567 लिख सकते हैं, 1567 कॉलम्स। कॉलम क्यों लिखा, इनका यूनिट जो है कॉलम में है। देखो लैंग्वेज देखने से पता चलेगा, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका पर केजी भी नहीं है, पर लीटर भी नहीं है, पर कॉलम के बेसिस पे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का EBQ निकल के आ रहा है 1567। मतलब 1567 पर बैच में अगर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो हम लोग का इकोनॉमिक होगा, यानी चीपेस्ट होगा। जबकि हम लोग प्रोडक्शन अभी कर रहे हैं करेंटली 18,000 करके, तो ऑब्वियसली ज्यादा कॉस्ट तो इनकट होगा ही। तो ये पहला आंसर तो आ गया। अब बोल रहा है कैलकुलेट द एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट देखना पड़ेगा कि 18,000 कर रहे हैं तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हम लोग बेयर कर रहे हैं। तो सेकेंड नंबर पॉइंट में देखो, कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट कंपनी इनकर ड्यू टू प्रोसेसिंग ऑफ 18,000 कॉलम इन ए बैच। अच्छा, इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं साइज ऑफ बैच। एक बैच में कितने साइज में प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर लिखेंगे सेटिंग अप कॉस्ट, सेटिंग अप कॉस्ट पर सेटअप। सेटिंग अप कॉस्ट पर सेटअप कितना है, ये देखो 1500 है, एट द रेट ऑफ 1500 करके है।
टोटल सेटिंग अप कॉस्ट हम लोग निकालेंगे तो उसमें हम लोग का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय बैच क्वांटिटी इनटू सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। अगर हम लोग ये कर लेते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा सेटिंग अप कॉस्ट टोटल। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ये बन गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेटिंग अप कॉस्ट के बाद हम लोग लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाफ इंटू बैच क्वांटिटी इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट। अच्छा, ये कॉलम बन गया। अब बैच साइज देखो दो है, एक तो ईबीक्यू का 1567 और जो पहले यूज हो रहा था 18,000। तो यहाँ पर बैच साइज दो लिखेंगे, एक हम लोग का 18,000 जो करेंटली यूज हो रहा है, लेकिन ईबीक्यू निकल के आ रहा है 1567। अच्छा, अब अगर 18,000 एक बैच में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें कितना बार बैच में प्रोडक्शन करना पड़ेगा? तो हम लोग को टोटल जो है सप्लाई करना है 90,000 कॉलम्स। और अगर हम लोग एट ए टाइम 18,000 करके प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें कितना बार सेटअप करना पड़ेगा? ये देखो, हमें कितना बार सेटअप करना पड़ेगा? 90,000 डिवाइडेड बाई 18,000 करने से पता चलेगा। ये देखो, 5 टाइम सेटअप करना पड़ेगा। और पर सेटअप का कॉस्ट अगर 1500 है तो 5 टाइम का कितना हो जाएगा? 5 टाइम का हो जाएगा 15 इंटू 5 75 होता है, 7500। ये हम लोग का ये रुपीज में आंसर आ रहा है। ठीक है, ये सब रुपीज में आंसर आ रहा है। तो इतना जो है हम लोग का खर्चा हो जाएगा। अच्छा, अब इसका कैरिंग कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। हाफ इंटू जो बैच क्वांटिटी है 18,000 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 110। तो देखते हैं कितना निकल के आता है। ये हो गया 9,000 इंटू 110। तो देखते हैं कितना आएगा। 9,000 इंटू 110, 9,90,000। 9,90,000 प्लस 7,500, 9,97,500 ये होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये ईबीक्यू है भी नहीं। क्यों? देखो, ईबीक्यू होता तो कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट बराबर होता। अब देखो यहाँ पर ये चीज भी समझने वाला है, सेटअप कॉस्ट कम हो रहा है लेकिन कैरिंग कॉस्ट देखो कितना ज्यादा है। कहाँ 7,500, कहाँ पर 9,90,000। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ सेटअप कितना हो रहा है? सिर्फ पांच पांच बार सेटअप कर रहे हैं। 5 बार सेटअप करके हम लोग 90,000 प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, यानी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहे हैं। कितना? 18,000 करके। अब 18,000 यूनिट को कैरी करने का खर्चा हम लोग का आ जा रहा है 9,90,000। तो टोटल कॉस्ट इतना आ जा रहा है। और अगर हम लोग बैच ईबीक्यू में करते हैं, जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये हम लोग का ईबीक्यू है, तो देखो इसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो हम लोग 90,000 का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए अगर हम लोग 1567 पर बैच में प्रोडक्शन करते हैं तो कितना सारा बैच में हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा? 57.43 लगभग। मतलब कहाँ 5 बार सेटअप, कहाँ 57 टाइम्स सेटअप हो रहा है। ठीक है, इंटू 1500 करने से कॉस्ट पता चल जाएगा। देखते हैं कितना आता है। ये आ गया 86,151। 86,151 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इस बैच में प्रोडक्शन करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? कैरिंग कॉस्ट कम आएगा क्योंकि जस्ट इतना इतना करके हमें कैरी करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना आएगा टोटल करके। 1/2 इंटू 1567 इंटू 110, 86,185। 86,185 फिर से डिफरेंस आ गया, जबकि ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये इसीलिए हो रहा है, अप्रोक्सीमेशन के वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। देखो ये दोनों ना सेम आंसर आ जाएगा। हम दिखाते कैसे करने से हम लोग का सेम आंसर आ सकता है। यहाँ पर
ये 1567 तो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन करके लिया हुआ है, हम ये प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे करके हम लोग का सेम आंसर आ सकता है। देखो यहाँ पर जब हम लोग कर रहे हैं 2 into, ये पूरा कैलकुलेटर का ही जो है यहाँ पर मतलब टेक्निक यूज करना है। इसको दोबारा से करो ऐसे करके, फिर इस पे लगाओ रूट, ठीक है। तो ये आंसर निकल के आया। ये आंसर को हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन करके ये लिख दिया, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके जगह पे ये पूरा आंसर जैसा कैलकुलेटर में है वैसे ही अगर हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, ये देखो ऐसे ही रहने देते हैं। और क्या करना है, 90,000 डिवाइडेड बाई ये डेटा करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम लोग भी अपने कैलकुलेटर में कर सकते हो। ये देखो हम दिखाते हैं, ये देखो, इसको यहाँ पर मेमोरी हम पूरा खाली कर लेते हैं। तुम लोग के मतलब मेमोरी में कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रुको, ये 0 कर दिया मैंने। नथिंग सेव्ड इन योर मेमोरी, ये मुझे दिखा रहा है, लेकिन तुम लोग के कैलकुलेटर में ऐसा नहीं दिखेगा। तुम लोग को एमआरसी जो है ना, तुम लोग के कैलकुलेटर में जो एमआरसी है उसको अगर 2 बार प्रेस करोगे तो फिर कुछ भी अगर मेमोरी में पहले से कैलकुलेटर में स्टोर है जो तुम लोग को नहीं पता वो चला जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कैलकुलेशन को करना है, लेकिन 1567 नहीं लेके ये पूरा डेटा लेके करना है ताकि मेरा आंसर सेम आए। तो मुझे क्या करना है, 90,000 डिवाइडेड बाई ये करना है। इसके लिए मैं क्या करूं, क्या इसको पूरा हम हटा दे, इसको याद रखे लिखे नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। सिंपल कर लो m प्लस, ठीक है। m प्लस करने से देखो मेमोरी में ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तुम लोग के कैलकुलेटर में नहीं दिखेगा, लेकिन स्क्रीन में m प्लस बोल के एक दिखेगा, जिससे पता चलेगा कि जो डिजिट तुम लोग सेव करना चाहते हो वो सेव हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, 90,000 लिखना है हम लोग को। ये देखो 90,000, ठीक है, इंटू लिखना है 1500, लिख दिया मैंने, इंटू 1500। ये जितना भी आया अब डिवाइड कर दो मेमोरी रिकॉल से। जैसे ही एमआर मेमोरी रिकॉल तुम लोग का एमआरसी होगा, मेरे यहाँ पर एमआर लिखा हुआ है, एमआर करोगे तो वो डिजिट आ जाएगा जो मेमोरी में सेव है। फिर इक्वल करो, देखो आंसर कितना आ रहा है, 86,168 आ रहा है, ठीक है। ये देखो अगर हम लोग कैलकुलेटर का ये जो टेक्निक हम बता रहे हैं ये यूज करते हैं तो हम लोग का आंसर आता है 86,168। क्या यहाँ पर भी यही आ जाएगा, आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, हम लोग इसमें फिर से अब ये पूरा मेमोरी को मुझे हटा देना है, ठीक है। ये पूरे मेमोरी को हम हटा देते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट जो ये वाला है इसको फिर से करते हैं, 2 into 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 110, और इस पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, मतलब रूट कर दिया। रूट करने से हम लोग को ये आंसर मिल गया। अब ये जो कैलकुलेशन करना है ये कैसे करना है, इंटू 110 डिवाइडेड बाई 2 करके। तो इसमें तो मेमोरी का कोई जरूरत नहीं है, इंटू 110 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। देखो कितना आया, 86,000 सॉरी 86,168 आ गया। देखो एग्जैक्ट आंसर आ गया 86,168, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर का ट्रिक तुम लोग यूज कर, ट्रिक नहीं मतलब कैलकुलेटर पे क्या हुआ ना, ये जो है ये जो आंसर्स निकल के आ रहे हैं ना, यहाँ पर आंसर जो आ रहा है ये एक अप्रोक्सीमेशन आंसर आ रहा है। फिर दोबारा से इसी अप्रोक्सीमेशन को यूज करके हम लोग यहाँ पर भी जो आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेशन, मतलब अप्रोक्सीमेशन उसके ऊपर फिर से अप्रोक्सीमेशन, इसी वजह से दोनों आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मैच हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो मैच हो जाएगा। अच्छा तो एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में जैसे मैंने बोला वैसे कर लोगे तो ये आंसर लिख देना। क्या यहाँ पर पूरा डिजिट लिखना जरूरी है, नहीं, जो कैलकुलेटर में दिखेगा वो पूरा लिखना जरूरी नहीं है। वो पता चल जाएगा जो कॉपी चेक कर रहा है कि हम लोगों ने कैलकुलेटर पे इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। इसमें जस्ट अप्रोक्सीमेशन लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये अप्रोक्सीमेशन में आंसर आया हुआ है, इसका मतलब ये लास्ट डिजिट नहीं है, इसके बाद और भी कुछ है या फिर इसको राउंड अप किया गया है। तो हम फिर से बता देते हैं, देखो करना क्या है, पहले ये पूरा डेटा को कैलकुलेटर पे लिख लेना है ऐसे करके, ठीक है। जैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया आंसर, सिंपल इस तरीके से इसका आंसर निकाल लेना है। इसका आंसर हम लोगों ने निकाला था, लेकिन हम लोग क्या करें, ये क्या आ गया, 2 into 90,000 into 1500 डिवाइडेड बाई 110, हाँ ये वाला
अब ये डेटा को पूरा हमें जो है यहाँ पर अपने कैलकुलेशन में रखना है। जैसे ये वाला आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। बैच क्वांटिटी ये इंटू 110 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आंसर आ गया 86,168। ये देखो 86,168। अब इसमें कैसे निकालना है, इसमें जो आंसर आ रहा है उसको मेमोरी में रखना है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो फिर से ऐसे करके कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। 2 into 90,000 into 1500 डिवाइडेड बाई 110, फिर इसका स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मेमोरी में कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात का हमारे पास कंफर्मेशन होना चाहिए। तो हम ये चेक करते हैं मेमोरी में है, तो मेमोरी से इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं, ये देखो नथिंग इज सेव्ड इन योर मेमोरी। अब हम इसे मेमोरी प्लस में सेव कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, 90,000 इंटू 1500, 90,000 इंटू 1500 कर लेंगे, डिवाइडेड बाई उस डिजिट को करना है, तो डिवाइडेड बाई कर लेंगे मेमोरी रिकॉल, ठीक है। वो डिजिट आ जाएगा अपने आप स्क्रीन में, फिर इसमें ऐसे इक्वल करोगे तो 86,168 हो जाएगा। तो तुम लोग जरूर ये वाला प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी अगर हमारा ऐसा आंसर जो है मिसमैच हो रहा है तो पूरे डिजिट को लेने से हमारे पास आंसर सही आ जाता है। तो ये दोनों आंसर से मिसमैच हो रहा है, बदले में हम लोग ये दो आंसर से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 86,168, ठीक है। 86,168 इंटू 2 कर लेते हैं, तो 1,72,336 हो जाएगा यहाँ पर टोटल में, 1,72,336, ठीक है। तो ये कॉस्ट इनकट होगा, जबकि हम लोग ये कॉस्ट इनकट करके चल रहे थे, मतलब कंपनी इतना कॉस्ट इनकट कर रही थी, तो फालतू में बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकट कर रही थी। कितना कर रही थी वही पूछा है, तो देख लेते हैं कितना कर रही थी। 8 लाख यहाँ पर लिख देते हैं, 8,25,164, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकट। कंपनी इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकट कर रही थी, मतलब कंपनी को ईबीक्यू का कोई नॉलेज था ही नहीं, मतलब उन्होंने ईबीक्यू अप्लाई नहीं किया, तो ये तो उनके लिए लॉस है। तो उनको ईबीक्यू जरूर से अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। उनको ईबीक्यू जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये हम लोग का देखो, ये यही वाला लास्ट क्वेश्चन था, और तो कुछ था नहीं। देख लेते एक बार, नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बंद करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग का मतलब है कि अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक कस्टमर के ऑर्डर पे कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है जॉब कॉस्टिंग। तो ये भी तो स्पेसिफिक कस्टमर के प्रोडक्शन पे था, हाँ, लेकिन ये क्वांटिटी में ज्यादा था। मतलब ये कोई एक कस्टमर का डिमांड नहीं होता है, बैच कॉस्टिंग कोई एक कस्टमर का डिमांड नहीं होता है, बहुत सारे कस्टमर का डिमांड पे बनाया जाता है। जैसे मान लो कोई मेडिसिन, मैंने एग्जाम्पल बोला भी था, मेडिसिन, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन मार्केट में मिलता है, लाइक जो है पैरासिटामॉल्स वगैरह, तो वो क्या है, वो तो कस्टमर का ही डिमांड है, लेकिन कोई इंडिविजुअल कस्टमर को चाहिए इसीलिए कंपनी नहीं बनाती है। एक सेक्टर ऑफ कस्टमर का इसका रिक्वायरमेंट हो सकता है, ये सोच के कंपनी बनाती है, ठीक है। और डायरेक्ट कंज्यूमर को तो बेचती नहीं है कंपनी, जो है रिटेलर को बेच देती है, फिर रिटेलर कंज्यूमर को बेच देता है। लेकिन जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एक कस्टमर के रिक्वेस्ट पे, मतलब एक कस्टमर के ऑर्डर पे जो है वो प्रोडक्ट बनता है, और उसको क्लोजिंग स्टॉक में रखा भी नहीं जाता है। मतलब किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया, वैसे बना दिया, फिर उसको दे दिया। जैसे देखो आज के डेट पे जब ये जो मतलब सेलिब्रेशन में आज के डेट पे केक वगैरह जो बनता है, ठीक है। तो केक जैसे देखो, अगर तुम लोग किसी शॉप में जाके केक खरीद रहे हो तो वो कस्टमर के डिमांड पे अलग अलग टाइप का केक बना हुआ है, उसमें से कुछ पसंद करके ले लेते हैं। तो वो जो सेल हुआ वो बैच कॉस्टिंग के थ्रू से हुआ, मतलब एक ही तरह का बहुत सारा केक बना हुआ है, ठीक है। मतलब एक ही तरह का बहुत सारा बना हुआ है, फिर दूसरे तरह का मतलब टाइप 1 का बहुत सारा केक है। जैसे मान लो ऐसा कुछ केक है, ठीक है, ऐसे स्क्वायर शेप में बहुत सारा केक है, ठीक है। ऐसे मान लो राउंड शेप में बहुत सारा केक है। अब इसमें से हम लोग कुछ चूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जाके अगर जो शॉप में केक ले रहे हैं वहां जाके अगर हम लोग अपना स्पेसिफिकेशन बता रहे कि हमें इस तरीके का केक चाहिए, और वो बना के दे रहे हैं, मतलब कस्टमाइज करके दे रहे हैं उसी में, या फिर एकदम नया तरीका से जैसे हम लोग बोल रहे हैं वैसा बना के दे रहे हैं, तो वो हो जाता है जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। या फिर जैसे मान लो घर में पेंट करवाना है, ठीक है, तो घर पे अगर पेंट करवाना है तो जो पेंट करते हैं उनको
उनको जाके हमें बोलना है कि हमें इस कलर पे पेंट कर दीजिएगा, तो वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर देते हैं। तो जैसे ही वो हमारा ऑर्डर लिए तो वो जॉब कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। वो जब हमारा ऑर्डर ले रहे वो जब जॉब कॉस्टिंग हो गया। जैसे मान लो हम लोग को कोई फर्नीचर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब मार्केट में जाके किसी फर्नीचर शॉप में जाके जब हम लोग खरीदते हैं तो वो हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं बना रखा है। हाँ, मार्केट में जैसा डिमांड है वैसे डिजाइन का बना रखा है, उसमें से कुछ पसंद आया ले लो, बात अलग है। लेकिन हम लोग अगर कारपेंटर को जाके बोल देते हैं स्पेसिफिकली कि हमें इस तरीके का ये फीचर्स वाला जो है हमें फर्नीचर चाहिए, ठीक है, तो वो हो जाता है जॉब कॉस्टिंग। जब वो चीज परफॉर्म किया जाता है वो जॉब जॉब कॉस्टिंग होता है। तो जॉब कॉस्टिंग में ना कभी क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रखा नहीं जाता है। जैसे मैंने अपना स्पेसिफिकेशन बोल दिया, उस स्पेसिफिकेशन से जो है फर्नीचर बना दिया है किसी ने, ठीक है। तब वो जो फर्नीचर बना, दूसरे को उसका रिक्वायरमेंट तो नहीं भी हो सकता है ना। तो इसीलिए नॉर्मली जॉब कॉस्टिंग का जो प्रोडक्ट बनता है वो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बना के रखते नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर किसी शॉप में जाओगे कुछ ना कुछ हमें जो है सैंपल जरूर मिलेगा। जैसे फर्नीचर शॉप में जाएंगे तो सैंपल जरूर मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, तो अगर वो जॉब कॉस्टिंग करते हैं तो वो पूछेंगे आपको कैसा चाहिए, हम लोग बना देंगे। जब वो ये बात बोल रहा है ना कि आपको कैसा चाहिए हम बना देंगे, तो वो जॉब कॉस्टिंग भी करते हैं। हाँ, लेकिन शो करने के लिए बहुत सारे जो है फर्नीचर रखे हुए हैं, अगर हम लोग वहां से पसंद करके कुछ ले लेते हैं तो वो उनके लिए बैच कॉस्टिंग हो गया कि उन्होंने बैच में इतने सारी चीजों को प्रोड्यूस कर रखा था, उसमें से हमें ये पसंद आ गया, लेकिन हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर वो ऑर्डर लेते कि आपका ऑर्डर बताइए आपको क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो वो हो जाता है जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब है जब हम लोग स्पेसिफिकली कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ बना के देते हैं तो वो जॉब कॉस्टिंग होता है। तो मतलब जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, मैंने इतना सारा एग्जांपल बोला तो एक लिखवा भी देते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो क्या बनाती है, फर्नीचर, ठीक है। तो मान लो शॉप में मिस्टर ए भी गए और मिस्टर बी भी गए। अब मिस्टर ए ने अपना स्पेसिफिकेशन बोला कि मुझे इस तरीके का फर्नीचर चाहिए, मिस्टर बी ने अपना स्पेसिफिकेशन बोला एबीसी लिमिटेड को, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड ने इनका ऑर्डर भी ले लिया, इनका ऑर्डर भी ले लिया, ठीक है। तो ये पहला ऑर्डर मान लो इनका लिया तो इनको इस ऑर्डर का नाम ले लिया जाएगा जॉब 1, और दूसरा ऑर्डर ये हो जाएगा जॉब 2। अब ये 1 और 2 जो है जॉब में नंबर असाइन करना जरूरी होता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कस्टमर का नाम भी तो एक जैसा हो सकता है, जैसे स्कूल में कॉलेज में क्या होता है, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से हमें आइडेंटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि सेम नाम सेम सरनेम का बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो वैसे ही हमें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हमारे रोल नंबर से, हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर से। वैसे ही कस्टमर का लिया गया ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, जॉब नंबर से, ठीक है। जॉब नंबर ले असाइन कर दिया जाएगा उनके ऑर्डर का, और सेम वो नंबर उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे अगर तुम लोग कभी टेलर के पास जाके ड्रेस सिलवाते हो तो देखना कि वो क्या करते हैं, एक नंबर जो है बिल पे लिख देते हैं, कि या फिर किसी किसी जगह पे जो है टोकन दे देते हैं कि ये वाला जो है, या फिर देखो ना ऐसे भी तो होता है ना, मतलब टेलर वाला ही जो बोल रहे थे वो कंप्लीट कर लेते हैं वहां पर। गुड मॉर्निंग तो था। मॉर्निंग मैम। तो ये देखो टेलर वाला ही जो एग्जांपल बोल रहे थे कि हम लोग को बिल पे ना एक नंबर दे दिया जाता है। जब हम लोग जाके बोलते हैं ना मेरा ये ऑर्डर था, तो वो बोलेंगे बिल दे दो। बिल पे वो क्या देखते हैं कि क्या टोकन नंबर वगैरह लिखा हुआ है, वही सेम टोकन नंबर ना वो हमारे ड्रेस पे भी जो है स्टेपल वगैरह करके रखते हैं, फिर वो दे देते हैं, ठीक है। या फिर इसका और एक भी देख सकते हो, जब मॉल वगैरह में कभी जाते हो या मतलब कहीं पर भी अपना बैगेज वगैरह जब रखते हैं तो हमें एक टोकन दे देता है ना। मतलब उन्होंने क्या किया, स्पेसिफिकली कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है स्टोरेज काउंटर में बैग को स्टोर कर लिया। अब एक जो है हमें टोकन दे दिया, अब वो टोकन जब हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो हमें हमारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही इन्होंने जॉब ले लिया, फर्नीचर बनाने का जो है काम ले लिया और उसको एक नाम दे दिया, ठीक है। ये नाम से जो है आइडेंटिफिकेशन होगा, अच्छा ये मिस्टर ए का ऑर्डर था, ये जॉब 2 ये मिस्टर बी का ऑर्डर था, तो इनके बिल में भी ना जॉब 2 लिखा हुआ रहेगा, ताकि वो दोनों चीजों को मैच कर पाए। हो सकता है इन दोनों को एक ही तरह का कुछ चाहिए हो, ठीक है। तो इसीलिए
जॉब नंबर देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो इनका रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, जैसे मान लो इनको एक बेड चाहिए जो कि किंग साइज है, तो इनका किंग साइज का बेड बन जाएगा। इनको मान लो बेड चाहिए जो कि क्वीन साइज का है, ठीक है। बेड का साइज ऐसे डिफाइन होता है, किंग साइज, क्वीन साइज, ये सब होता है। तो जैसा बोलेंगे वैसा बना के दे देंगे। अब ये ऑर्डर तो ले लिया, नेक्स्ट इन दोनों का क्वेरीज क्या होगा कि क्या क्या मतलब कितना प्राइस हो जाएगा, ठीक है, हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ये पूछेंगे। तो एबीसी लिमिटेड का टास्क क्या होगा, फाइंड आउट करना कि उस बेड को बेचने का उनका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड इसके बाद क्या करेंगे, एबीसी लिमिटेड का नेक्स्ट जो स्टेप हो जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये दोनों बेड का जो है सेलिंग प्राइस। तो यहां पर लिखते हैं आइडेंटिफाई the selling price of each job, that is its cost and desired प्रॉफिट, ठीक है। अब इनको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करके बोलना पड़ेगा ना मिस्टर ए को कि कितना सेल प्राइस हो जाएगा। इनको इन्होंने ऑर्डर दे दिया, अब इनको खरीदना है तो इनको पता भी तो होना चाहिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे ही पेमेंट का बात आया, एबीसी लिमिटेड का दिमाग चलेगा कि कितना खर्चा हो जाएगा ये बेड को बनाने के लिए, दैट इज द कॉस्ट। अब हम उस पे कितना प्रॉफिट लगाएंगे, दैट इज डिजायर प्रॉफिट। ये दोनों को ऐड करके वो बता देंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये चीज को फाइंड आउट करना है हमें, वही तो इनका जॉब। उसके बाद जॉब खत्म। देखो जॉब कैसे हुआ, पहले किसी ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर लिया गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया गया, पेमेंट ले लिया गया, काम खत्म, फिर नेक्स्ट ऑर्डर आएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहां पर कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये पूरे चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बनाना चाहिए कॉस्ट शीट, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट शीट तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, पर यूनिट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, या फिर पर यूनिट सेलिंग प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से वही जॉब कॉस्टिंग का मतलब हमें कॉस्ट शीट ही बनाना है। जैसे हम लोगों ने बैच कॉस्टिंग में देखा और यूनिट कॉस्टिंग में देखा, कॉस्ट शीट बनाना है। बैच कॉस्टिंग में हम लोगों ने मैक्सिमम केसेस में देखा कि कितना ईबीक्यू होगा, ठीक है, ये इस पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो ईबीक्यू का क्वेश्चन बैच क्वांटिटी में ज्यादा आता है, लेकिन बैच क्वांटिटी में भी हमें कॉस्ट शीट बनाने का जरूरत हो सकता है, अगर पूछ ले कि में कितना खर्चा हो रहा है। लेकिन क्योंकि उसमें एक ईबीक्यू का कंसेप्ट होता है तो वहां पर ईबीक्यू रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आता है। लेकिन यूनिट कॉस्टिंग याद करो, वहां पर भी तो हम लोगों ने कॉस्ट शीट ही बनाया था। अभी जॉब कॉस्टिंग में भी हम लोग क्या सीखेंगे, कॉस्ट शीट को ही हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि हम लोग पर जॉब का जो भी जॉब ऑर्डर हम लोग ले रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में ले रहे हैं, मैंने यहाँ पर फर्नीचर का एग्जाम्पल दिया, उसका हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकें। अगर सेलिंग प्राइस नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो जॉब लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, जॉब कॉस्टिंग का थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो है हम लिखवा देते हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, जो बोला है अभी उसी को हम लिखवा देते हैं। जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या है, जॉब कॉस्टिंग इज अ form of costing which applies to a job undertaken according to customer requirements and specification। अच्छा, पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, जो अभी तक मैंने बताया वही लिखवा दिया है। जॉब कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग, यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है, विच अप्लाइज टू ए जॉब, जो कि हम लोग किसी एक जॉब पे अप्लाई करेंगे। कॉस्टिंग टेक्निक को कॉस्टिंग करना मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करना। अंडरटेकन, जो जॉब हम लोगों ने लिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन, कस्टमर के रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन पे ही नॉर्मली जो मतलब वर्क हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं उसे हम लोग जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ईच जॉब
assign a job number और job नेम। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करने के वजह मतलब आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो इस वजह से हर एक जॉब में या तो जॉब नंबर जॉब नेम, ठीक है, अगर नेम से जो है पता चल जाता है, जैसे किंग साइज बेड क्वीन साइज बेड, ठीक है, तो अगर ये दो ही अभी ऑर्डर आए तो इस नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर जॉब नंबर से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसा ऑर्गेनाइजेशन को ठीक लगेगा उनके लिए जो सूटेबल होगा वो प्रोसेस वो लोग फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और भी लिख लेते हैं। नेम टू ascertain the actual cost incurred for each job। तो देखो क्या लिखा है, each job assign a job number और job name to ascertain the actual cost incurred for each job, ताकि हम लोग ये ascertain कर पाए कि हर एक जॉब का एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा हुआ है। नेक्स्ट लिखेंगे जॉब कॉस्टिंग सिस्टम accumulate costs separately for each product or service based on the job undertaken। क्या बोला है देखो, जॉब कॉस्टिंग सिस्टम एक्यूमुलेट कॉस्ट सेपरेटली फॉर ईच प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन द जॉब अंडरटेकन। जो जॉब लिया गया है उस जॉब का हर एक सेपरेट कॉस्ट को अगर हमें पता करना है कि फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना है, जो भी कॉस्ट लगा हुआ है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे कॉस्ट को हम लोग एक्यूमुलेट करके जॉब कॉस्टिंग जो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में बनाएंगे वहां लिख सकते हैं। और हम लोग हर एक प्रोडक्ट के लिए या फिर सर्विस जो भी प्रोवाइड करे प्रोडक्ट या सर्विस उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। जॉब कॉस्टिंग सिस्टम एक्यूमुलेट कॉस्ट सेपरेटली फॉर ईच जॉब। जॉब कॉस्टिंग करने से क्या होगा, जैसे देखो जॉब 1 के लिए अलग कॉस्ट शीट बनेगा, जॉब 2 के लिए अलग बनेगा, तो वही बोल रहा है ये ऐसा सिस्टम है जहां पर हम लोग हर एक जॉब का, चाहे वो प्रोडक्ट सेल करना हो या सर्विस सेल करना हो, उसका एक्यूमुलेटेड कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाएंगे। फोर्थ नंबर में एग्जाम्पल ऑफ जॉब कॉस्टिंग। अच्छा, एग्जाम्पल में लिख देते हैं इंटीरियर डेकोरेशन का काम। जैसे इंटीरियर डेकोरेशन होता है, अगर हमें अपना घर डेकोरेट करवाना है, ठीक है, तो हम लोग डिजाइनर से बोल सकते हैं कि हमारा इन मतलब जो इंटीरियर डेकोरेशन जिनका नॉलेज है, मतलब जो ये काम करते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा घर इस तरीके से डेकोरेट करके दीजिए। तो इंटीरियर डेकोरेशन का काम ये जो है स्पेसिफिक कस्टमर के बेसिस पे होता है। ठीक है। प्रिंटिंग का काम, अगर किसी को कुछ प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो वो जाके प्रिंटिंग प्रेस में जाके बोलेगा कि मुझे ये प्रिंट करके दे दीजिए, तो वो ऐसा प्रिंट करके दे देंगे। वो पहले से कुछ प्रिंट करके क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो भी जॉब कॉस्टिंग ही करते हैं। जैसे मान लो कि कहीं पर रोड बन रहा है, कहीं पर ब्रिज बन रहा है, तो वो क्या होता है, ऑर्डर बेसिस पे होता है कि गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट बना रही है, अगर कोई नॉन गवर्नमेंट कंपनी बना रही है, तो वो ठीक है, तो वो पहले ऑफर करती है जो भी इस तरीके का काम करता है, फिर वो ऑर्डर लेते हैं और उस कंस्ट्रक्शन के काम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। आर्किटेक्चर,
आर्किटेक्चर जो भी काम करते हैं वो जॉब बेसिस पे ही करते हैं, पर्टिकुलर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही वो ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया एग्जाम्पल ऑफ जॉब कॉस्टिंग। अच्छा, एक सेकंड देखते हैं और कुछ मुझे लिखवाना जरूरी है कि नहीं। अच्छा हाँ, अब लिखवा देते हैं, यहाँ पर देखो जॉब कॉस्टिंग का प्रोसीड्योर वो लिखवा देते हैं। कैसे करके जॉब लेके उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, पूरा प्रोसेस जो होता है। पहले तो जॉब जो लिया जाएगा उस पे जॉब ऑर्डर नंबर दिया होना चाहिए। ठीक है, मतलब देना चाहिए, असाइन करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो ये कैसे होगा। सिंस जॉब कॉस्टिंग accumulates cost by specific jobs, a number must be assigned to each job so that each job may be identified। तो जॉब ऑर्डर नंबर देना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग एक एक जॉब को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले होगा अगर कोई भी जॉब ऑर्डर दे रहा है तो हमें जॉब ऑर्डर नंबर असाइन कर लेना चाहिए। फिर लिखेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर। फिर प्रोडक्शन ऑर्डर का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो इट इज अ रिटेन ऑर्डर टू फोरमैन, समझा देंगे, टू प्रोसीड ए जॉब। ठीक है, अच्छा और एक लाइन है लिख लेते फिर समझा देंगे। इट गिव्स द फोरमैन इंस्ट्रक्शन relating to job and also authorized him to start the work। देखो मैंने क्या लिखा है बता देते हैं। जैसे ही ऑर्डर आ गया पहले जॉब नंबर असाइन कर देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, नहीं तो समझ में नहीं आएगा किसने क्या ऑर्डर दिया था। दूसरा ये है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो आ जाएगा उसे हमें फोरमैन को सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वही प्रोडक्शन से जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करेंगे उनको ही हमें डिटेल्स बताना पड़ेगा कि अच्छा हम लोगों ने ये ऑर्डर लिया है, ये चीज बनेगा। तो वो तो हमें अपने वेजेस यानी लेबर को तो बताना पड़ेगा जो ये प्रोडक्शन का काम करेंगे कि ये ऑर्डर आया है, इस तरीके से ये चीज बनना चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, ये जो बनेगा प्रोडक्शन ऑर्डर ये होना चाहिए एक रिटन ऑर्डर। ठीक है, मतलब लिख के देना पड़ेगा, पूरे स्पेसिफिकेशन को नोट डाउन करके हमें फोरमैन को वो दे देना पड़ेगा ताकि वो अपना काम को प्रोसीड मतलब आगे उसे कर सके। क्योंकि वहां स्पेसिफिकेशन वगैरह पूरा लिखा हुआ रहेगा, समझाया हुआ रहेगा, तो फिर उनको समझ में आएगा कि ठीक है क्या क्या हमें फीचर्स कर मतलब अप्लाई करने हैं। इट गिव्स द फोरमैन इंस्ट्रक्शन, ये जो रिटन डॉक्यूमेंट होगा ना इससे फोरमैन को इंस्ट्रक्शन मिलता जाएगा रिलेटिंग
टू जॉब, जो भी जॉब उनके लिए मतलब जो जॉब उनको परफॉर्म करना है, रिलेटिंग टू द जॉब लिख दो, ठीक है, रिलेटिंग टू द जॉब, जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से इनको मिल जाएगा, एंड ऑल्सो ऑथराइज हिम टू स्टार्ट द वर्क, और उनके पास ऑथोरिटी भी आ जाएगा। देखो रिटर्न होना चाहिए हर एक चीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज रिटर्न होता है, नहीं तो प्रूव नहीं होता है ना, नहीं तो फिर फोरमैन बोलेगा मैंने ऐसे कर दिया, फिर जो जिन्होंने ऑर्डर लिया है वो बोलेंगे ऐसा तो नहीं बोला था मैंने, मैंने तो कुछ और बोला था, आपने गलत कर दिया। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब झमेला से बचने के लिए क्या करना है, हमें पूरा रिटर्न में लिख के देना है, ये स्पेसिफिकेशन ऑर्डर आया कस्टमर की तरफ से, ये बनना चाहिए। अब जैसे ही वो मिल गया, उनके पास ऑथोरिटी हो गया कि वो प्रोडक्शन का काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद बनाना पड़ेगा जॉब कॉस्ट शीट, ठीक है। ये एक्चुअली इसके पहले वाला पॉइंट क्या था, ये मार्केटिंग वाला काम था, मतलब जो भी ये मतलब सेल्स एजेंट भी हो सकते जो सेल करते हैं प्रोडक्ट का, उनके पास ऑर्डर आए, उन्होंने ऑर्डर ले लिया, उन्होंने फैक्ट्री में जो लेबर है उनको दे दिया कि ये ऑर्डर इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ये फीचर्स है। उसके बाद क्या होगा, और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो है कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट बना के ये पता करेंगे कि जो प्रोडक्ट बन के रेडी है उसको कितने में सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट फॉर each job are accumulated on job cost sheet, ठीक है। और यहाँ पर और एक पॉइंट लिख देते हैं, जॉब कॉस्टिंग इज, अच्छा ये ना इसका पार्ट नहीं है, इसको नीचे लिखेंगे, ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जॉब कॉस्टिंग का प्रोसीड्योर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और एक पॉइंट हम लिखवा देते हैं यहाँ पर कि जॉब कॉस्टिंग इज, ये इन लिखवा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये कंप्लीट हो गया। पहले हम लोगों ने लिखा कि जॉब कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा सा लिख लिया, जिसमें मैंने 4 पॉइंट लिखवाया, जॉब कॉस्टिंग का प्रोसीड्योर लिखवाया जिसमें मैंने 3 पॉइंट लिखवाया है। अब हम नेक्स्ट जो है दूसरा एक पॉइंट लिख रहे हैं कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, जॉब कॉस्टिंग इज क्लासिफाइड एज, जॉब कॉस्टिंग को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, 2 तरीके से, एक होता है फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग, और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले जॉब कॉस्टिंग कंप्लीट होने पे ही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ेंगे। तो ये क्या है, फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग मतलब जो है कि फैक्ट्री में ही प्रोडक्ट बना के जब हम लोग किसी को दे रहे हैं तो वो हो जाता है फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या क्या आता है, बड़ा बड़ा जो है रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिज बनाने का, मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम। तो कंस्ट्रक्शन का काम हम लोग अपने फैक्ट्री में नहीं कर सकते, जिनके वहां कंस्ट्रक्शन करना है वहां पर साइट में जाके काम करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाना है तो क्या हम लोग अपने फैक्ट्री के अंडर बना लेंगे, नहीं, जहां पर जाके बनाना है, जिस एरिया से ऑर्डर आया है, जिनके यहाँ पर बनाना है वहां जाके करना पड़ेगा। रोड रोड बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम आया है तो कौन जॉब ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, ऑर्डर ले लिया, हम लोग बनाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है, अपने ही फैक्ट्री में हम लोग काम नहीं कर सकते, हमें दूसरे के जगह पे जाके, जिस साइट में वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होना है वहां जाके काम करना पड़ता है। इसीलिए जॉब कॉस्टिंग को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक होता है फैक्ट्री में अगर हम लोग कुछ प्रोड्यूस करके दे पा रहे हैं, दैट इज फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग, और अगर हम लोग फैक्ट्री में नहीं कर पा रहे, जिनसे ऑर्डर लिया है कस्टमर के वहां जाके करना है, मतलब उनके साइट में जाके करना है, तो उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा अब और एक पॉइंट लिखेंगे इस पे, जॉब कॉस्टिंग इज, जॉब कॉस्टिंग इज नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नीड केयरफुल प्लानिंग एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग।
अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है देखो, जॉब कॉस्टिंग जो है कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर देखोगे तुम लोग जब पढ़ोगे तो ये खत्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही पढ़ेंगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब जैसे एक रोड कोई एक साल में बन जाए ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट यानी कंस्ट्रक्शन का काम मोर देन 1 ईयर का होता ही होता है, ठीक है। जैसे कि 2 साल 3 साल 4 साल लग गया रोड बनने में, ब्रिज बनने में, कोई बिल्डिंग बनने में 1 ईयर से ज्यादा नॉर्मली लग ही जाता है। तो मतलब जो भी 1 ईयर से ज्यादा लगता है वही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पार्ट होता है। लेकिन जॉब कॉस्टिंग जो बोल रहा है, जॉब कॉस्टिंग में बोल रहा है इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब ये एक्चुअली दोनों के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, ये वाला बात फैक्ट्री के लिए भी और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए भी। ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। मतलब एक ही तरह का ऑर्डर, देखो ये स्पेसिफिक ऑर्डर पे होता है, ये कोई कंटिन्यू प्रोसेस पे नहीं है कि हम लोगों ने इस तरीके के स्पेसिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बनाए वैसे ही बनाते जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे क्या होता है, इन्होंने अपना क्या ऑर्डर दिया, किंग साइज बेड ऑर्डर कर दिया, तो हमें इसको इतने अच्छे से बनाना है कि कस्टमर को लगे कि हाँ मैंने जैसे बोला था वैसे ही बना, तभी जाके हमारा काम आगे बढ़ेगा। हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है इनको खुश करने का, ठीक है। मतलब अभी एक बनाया खराब हो गया कोई बात नहीं, दूसरा बना के दे देंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। तो इसीलिए जब हम लोग जॉब में कोई काम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, केयरफुली उस काम को प्लान करके और उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोलिंग के साथ करना चाहिए। जैसे मान लो घर पे कलर करवाना है, अब पेंटर आगे पेंट करना स्टार्ट कर दिया, अब उन्होंने मान लो खराब कर दिया काम, ठीक है, उतना अच्छा नहीं किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनको दोबारा नहीं बुलाएंगे, अच्छा काम नहीं करते हैं। तो उनको इतना अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है कि आज खराब कर दिया कल आके ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है कि आज खराब हो गया कल ठीक कर देंगे। इसीलिए इनका कंट्रोलिंग उस काम पे काफी ज्यादा अच्छे से होना चाहिए और इनको केयरफुली प्लानिंग के साथ काम एग्जीक्यूट करना चाहिए। नहीं तो जो है जॉब कॉस्टिंग पे हम लोग ऑर्डर लेके सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो जॉब पे काम करते हैं उनका भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, चाहे वो सर्विस बेच रहे हो चाहे वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है नहीं, इसीलिए हमें इसको केयरफुली प्लानिंग के साथ और कंट्रोलिंग के साथ एग्जीक्यूट करना चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, ये हम लोग करते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, एज न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट यू फाइंड दैट सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर, ये देखो जॉब में नंबर असाइन किया गया है, ठीक है। जॉब में नंबर असाइन किया गया है, यहाँ पर बोल रहा है एज न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट यू फाइंड दैट सेलिंग प्राइस जॉब नंबर 9669 हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो एक जॉब का डिटेल्स दे रखा है, उस जॉब में मेटेरियल का खर्चा हुआ है 12.08, डायरेक्ट वेजेस का 5.50, कैसे, 22 आवर्स एट 25 पैसा, चेक करके देखो 22 आवर्स 25 पैसा करके कितना होता है, 22 आवर्स 25 मतलब 0.25, 5.50 हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू से ये काम एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट में ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, जो भी जॉब बन रहा है 3 डिपार्टमेंट का यूज हो रहा है। डिपार्टमेंट ए में 10 आवर्स काम हो रहा है, डिपार्टमेंट बी में 4 आवर्स काम हो रहा है, डिपार्टमेंट सी में 8 आवर्स काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और टोटल यहाँ पर देखो वेजेस दिख रहा है हम लोग का 25 पैसा करके, 5.50। क्या इंडिविजुअली अप्लाई करने से भी इतना होगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं क्या ये टोटल आवर्स कितना हो रहा है, 8 + 4 14, 14 और 8 22 आवर्स हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअली अगर 25 पैसा लगाएंगे तो भी हम लोग का सेम ही आंसर आएगा। ये देखो अगर इंडिविजुअली ये रेट लगाते हैं तो भी हम लोग का सेम आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 10 × 0.25 तो ये हो गया 2.5, 4 × 0.25 तो ये हो गया 1 रुपीज, 8 × 0.25 तो ये हो गया 2 रुपीज, तो ये देखो 5.5 हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या बोला है, प्राइम कॉस्ट निकाल लिया, दोनों डायरेक्ट कॉस्ट को टोटल करके प्राइम कॉस्ट निकाल लिया, प्लस 33% ऑन प्राइम कॉस्ट, ये यहाँ पर एक खर्चा ऐड करके ये इन्होंने कॉस्ट कैलकुलेट कर रखा है। अब ये किस बेसिस पे है, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे 33% दिया हुआ है, ठीक है। ये कौन से जॉब का डिटेल्स दिया हुआ है, जॉब नंबर 9669 का। तो कॉस्ट शीट बना हुआ है, तो फिर हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देखा कि जॉब कॉस्टिंग में हमें कॉस्ट शीट बनाना है, जॉब का कॉस्ट निकालना
निकालना है, लेकिन इन्होंने तो कॉस्ट निकाल के दे दिया है, हाँ दे दिया है, लेकिन नीचे कुछ इंफॉर्मेशन भी है वो देखते हैं। बोल रहा है An analysis of the previous year's profit and loss account shows the following। बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर का पूरे साल का जो डेटा है वो दिखा रहा है। मेटेरियल टोटल इतना यूज हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस तीनों डिपार्टमेंट में इतना, फैक्ट्री ओवरहेड तीनों डिपार्टमेंट में इतना, सेलिंग कॉस्ट इतना, ये पूरे 1 ईयर का प्रीवियस ईयर का डेटा इसी ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बोला क्या है क्वेश्चन में। बोल रहा है कैलकुलेट एंड एंटर द रिवाइज्ड कॉस्ट शीट। मतलब इस कॉस्ट शीट को, ये तो कॉस्ट शीट है, इसे रिवाइज्ड करना है, मतलब फिर से प्रिपेयर करना है। क्यों? यूजिंग द प्रीवियस ईयर्स फिगर एज अ बेसिस। बोल रहा है उसमें हमें प्रीवियस ईयर के बेसिस फिगर्स को बेसिस लेना है। बेसिस लेना है मतलब देखो ओवरहेड ही ऐसा एक एक्सपेंस है जिसे हम लोग किसी ना किसी बेसिस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हम लोग जो है डायरेक्ट बेसिस पे लिखते हैं। तो ओवरहेड ये देखो ना, एक्चुअली यहाँ पर एक रैंडमली 33% ऑन प्राइम कॉस्ट कर रखा है, इसी से प्रॉब्लम है, इसी से प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है कि ओवरहेड किसके बेसिस पे जाना चाहिए। देखो ओवरहेड का बेसिस हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ material, overhead on the basis of direct wages, overhead on the basis of direct labor hour, overhead on the basis of prime cost भी होता है। यहाँ प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें रिवाइज करने के लिए बोल रहा है, यानी ये नहीं चाहते हैं कि ओवरहेड का खर्चा प्राइम कॉस्ट बेसिस पे हो। देखो ये नहीं चाहते हैं कि ओवरहेड का खर्चा प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे हो, इसीलिए यहाँ पर देखो फिर से हमें कॉस्ट शीट को रिवाइज करने के लिए बोला है। और उसके लिए हमें बेसिस क्या यूज करना है, प्रीवियस ईयर के फिगर को ध्यान में रख के हमें समझना पड़ेगा कि कौन से बेसिस पे इस एक्सपेंसेस को हम लोग अप्लाई करें। फिर यहाँ पर क्या बोला है, ड्रॉ अप अ जॉब कॉस्ट शीट। मतलब रिवाइज करने के बाद फिर से वो कॉस्ट शीट को बना लो। एंड टू द जॉब कॉस्ट 10% ऑफ प्रॉफिट एंड गिवन द फाइनल सेलिंग प्राइस। और उस जॉब में जो जॉब टोटल कॉस्ट निकल के आएगा उस पे हमें 10% प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद फाइनल सेलिंग प्राइस बताना पड़ेगा, ये चीज बोला है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें जो भी करना है प्रीवियस ईयर के डेटा को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है भाई। प्रीवियस ईयर के डेटा को ध्यान में रख के ही कर लेंगे। प्रीवियस ईयर के डेटा में है क्या, फिर से एक बार देखते हैं। मेटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, और ये फैक्ट्री ओवरहेड है। तो एक चीज देखो, ओवरहेड ना डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है, सारे ओवरहेड हमें डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड को डिपार्टमेंट वाइज ही डिवाइड करने का कोशिश करेंगे, जो कि इन्होंने क्या किया है यहाँ पर टोटल में कर दिया है। देखो हमें डायरेक्ट वेजेस भी डिपार्टमेंट वाइज करना चाहिए और ओवरहेड भी डिपार्टमेंट वाइज करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के फिगर को बेसिस मान के हमें ये नया वाला कॉस्ट शीट को, मतलब ये ओल्ड कॉस्ट शीट को न्यूली डिजाइन करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी डायरेक्ट वेजेस है उसे इंडिविजुअली दिखाएंगे। वैसे आंसर तो सेम ही आ रहा है, लेकिन इंडिविजुअली दिखाएंगे ताकि हम लोग का प्रीवियस ईयर के फिगर को मानते हुए हम लोग क्वेश्चन को कर सके, ठीक है। तो ये वाला पहला तो ये हमें करना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखो और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें फैक्ट्री ओवरहेड, ये जो ओवरहेड का एक्सपेंसेस है वो देखो, वो भी हमें डिपार्टमेंट वाइज करना है। मतलब यहाँ पर जो ओवरहेड का खर्चा होगा वो भी हम लोग डिपार्टमेंट वाइज करेंगे, ABC। अब डिपार्टमेंट वाइज करेंगे तो कौन से बेसिस पे करें, देखो मेटेरियल बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिस क्या क्या होता है, मेटेरियल होता है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर। यहाँ पर अवेलेबल क्या है, डायरेक्ट वेजेस है, मेटेरियल का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर आवर्स भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स भी हम लोग देख सकते हैं। अब मेटेरियल बेसिस पे नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेटेरियल इंडिविजुअली दिया ही नहीं है, जबकि हमें इंडिविजुअली डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस फिगर में डिपार्टमेंट वाइज किया हुआ है। अब मेटेरियल का यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज मेटेरियल डिपार्टमेंट वाइज हमें दिया नहीं है अलग अलग कितना है, तो हम लोग मेटेरियल बेसिस पे नहीं कर पाएंगे। तो किस बेसिस पे करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे तो दो ही चीज दिख रहा है, एक तो दिख रहा है मुझे डायरेक्ट वेजेस और एक दिख रहा है लेबर आवर, ठीक है। अच्छा अब कौन से बेसिस पे हमें करना चाहिए, जो देखो मैंने बोला था ना कि हमें कैसे करके चूज करना पड़ेगा, जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी लग रहा है हमें, वेजेस का खर्चा मतलब रुपीस हमें ज्यादा प्रायोरिटी लग रहा है या फिर आवर्स हमें ज्यादा प्रायोरिटी लग रहा है, वो हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए कैसे समझेंगे, ये इंफॉर्मेशन को अगर ध्यान से हम लोग देखें तो हमें क्या पता चलेगा, देखो सबका रुपीस पर आवर लेकिन सेम है। देखो
ए डिपार्टमेंट में लेबर को पेमेंट कर रहे हैं तो भी 25 पैसा करके, बी डिपार्टमेंट में जो भी काम करे उनको पेमेंट कर रहे तो भी 25 पैसा करके, सी डिपार्टमेंट में जिनको पेमेंट कर रहे तो भी 25 पैसा करके। मतलब पेमेंट के रेट में कोई डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, पेमेंट के रेट में मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन आवर्स अलग अलग है। देखो आवर्स अलग अलग है, यहाँ 10 आवर्स काम हो रहा है, यहाँ 4 आवर्स, यहाँ 8 आवर्स काम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को एक्चुअली फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट कैसे लगाना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट इसका मतलब हमें लगाना चाहिए आवर बेसिस पे, क्योंकि ये आवर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि टोटल पेमेंट क्या होगा। लेकिन पेमेंट का जो क्वांटिटी है, मतलब ₹0.25, ये सभी के लिए इक्वल है, यानी पेमेंट किया गया अमाउंट मायने नहीं रखता है, कितने टाइम काम हो रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ 10 आवर्स काम होगा तो यहाँ का पेमेंट 0.25 करके उतना आ जाएगा, यहाँ 4 आवर्स होगा तो 0.25 करके उतना आ जाएगा, यहाँ 8 आवर्स होगा तो उतना आ जाएगा। तो वेजेस का क्वांटिटी, वेजेस का टोटल चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द आवर, नॉट बिकॉज ऑफ द पेमेंट रेट, ठीक है। पेमेंट रेट की वजह से टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, आवर्स की वजह से चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट लगाना चाहिए आवर्स बेसिस पे, ठीक है। तो ऐसे करके ना हमें समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं देगा, हमें ध्यान से देखना चाहिए। देखो क्या क्या बेसिस हो सकता है, एक वेजेस दे रखा है और यहाँ पर ये तो फैक्ट्री ओवरहेड है ही है, ठीक है। इस हमें देखना है ओवरहेड को, ओवरहेड का रिकवरी रेट हम लोग क्या आइडेंटिफाई करें, तो मेटेरियल से तो नहीं हो सकता है बिकॉज मेटेरियल डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काम डिपार्टमेंट वाइज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा है ना, वहां दिख रहा है कि पेमेंट का रेट जो है वो इक्वल है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में काम क्यों ना हो। तो ये उतना प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है उसका आवर्स, आवर्स कितना यूज हो रहा है, उस वजह से हम लोग का वेजेस यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि ओवरहेड रिकवरी रेट क्या होगा, वर्किंग नोट में वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ revised cost using previous year's figure as basis। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना है फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड में सिर्फ फैक्ट्री था इसीलिए मैंने फैक्ट्री लिख दिया, फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स। अच्छा, तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट वाइज होगा, डिपार्टमेंट में है ए, बी और सी। फैक्ट्री ओवर हेड का खर्चा पहले लिखते हैं, प्रीवियस ईयर का जो डेटा गिवन है फैक्ट्री ओवरहेड है 2500, 4000, 1000। अच्छा, अब यहाँ पर निकालेंगे डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर आवर कैसे पता चलेगा, ये देखो 5000 रुपीज जो वेजेस पेमेंट हुआ है, ठीक है, ये कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट हुआ है, 25 पैसे के हिसाब से पेमेंट हुआ है, तो लेबर ने कितना टाइम काम किया होगा, ठीक है। इससे हमें आवर्स मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि आवर्स हम लोग का प्रायोरिटी है, तो यहाँ तो आवर्स गिवन है। तो ये जो है इतना जो पेमेंट हुआ है कितने पर आवर बेसिस पे पेमेंट के लिए हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि पूरे साल में लेबर ने कितना टाइम काम किया ताकि उन्हें इतना इतना और इतना पेमेंट मिला है डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 5000 मिला है, यहाँ पर मिला है 6000, नेक्स्ट मिल रहा है 4000। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले ना इसे डायरेक्ट लेबर आवर बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट वेजेस। जो भी डेटा है वो हम लिखते जा रहे हैं। ये फैक्ट्री ओवरहेड है प्रीवियस ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट वेजेस है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेजेस रेट पर आवर, वेजेस रेट पर आवर कितना है 25 पैसा करके, तो 0.25, 0.25,
0.25। तो इसका मतलब लेबर ने कितना टाइम काम किया अब निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे लेबर आवर। लेबर आवर कैसे निकलेगा, ए बी सी, तो बी डिवाइडेड बाई सी करने से पता चल जाएगा लेबर आवर कितना है। तो ये देखो 5000 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये हो गया 20,000 आवर्स। ये कैसे पॉसिबल हुआ, देखो सिंपल सा बात है कि 1 आवर काम करने से मिलता है 0.25 मिलता है 1 आवर काम करने से, तो 1 रुपीज मिलेगा कम, यानी 0.25 आवर्स काम करने से, ये हम लोग का यूनिटरी मेथड है। और 5,000 रुपीज मिला है, यानी कितने टाइम काम किया होगा हम लोगों ने, 5,000 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये करने से आ गया 2,000 आवर्स। तो इसका मतलब 2,000 आवर्स जो है हम लोगों ने काम किया, मतलब लेबर ने ए डिपार्टमेंट में काम किया, तभी उन्हें 5,000 मिला है, 20,000, सॉरी 2,000 बोल रहे हैं, 20,000। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर 6,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 0.25, 24,000। 24,000 आवर्स जो है बी डिपार्टमेंट में काम हुआ है। सिमिलरली 4,000 डिवाइडेड बाय 0.25, यानी 16,000 आवर्स जो है सी डिपार्टमेंट में काम हुआ है, तब जाके लेबर को ये और ये इतना पेमेंट मिला है। अब हमें ओवर का रिकवरी रेट कैसे निकालना है, आवरली बेसिस पे, तभी तो हम लोगों ने आवर कैलकुलेट किया है। अब हम लोग पॉइंट नंबर डी में लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आवर। ठीक है, कैसे निकालना है, ऐसे टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर। ठीक है, तो टोटल ओवरहेड कितना है डिपार्टमेंट ए में, 2,500। ठीक है, और ये पेमेंट हुआ है कितने लेबर आवर काम होने के लिए, 2,000 आवर्स। सेम तरीके से यहां पर भी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय द बेसिस, बेसिस क्या लेना है, लेबर आवर, तो लेबर आवर ले लिया, सिंपल। ठीक है, ऐसे सोचो फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल रहे हैं, बेसिस क्या है, लेबर आवर, तो नीचे क्या आ जाना चाहिए, लेबर आवर आना चाहिए। लेबर आवर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, हम लोगों ने खुद से कैलकुलेट करके निकाल लिया कि अगर इतना 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 पेमेंट हुआ है और पेमेंट का रेट अगर इतना है, हर एक डिपार्टमेंट में सेम है, कैसे पता चला, ये वाले जॉब को देख के पता चला, इंडिविजुअल जॉब को, तो उससे पता चल गया कि लेबर आवर कितना है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1,000 रुपीज। अब ये जितने भी ओवरहेड है उसे हमें लेबर आवर रेट बेसिस पे जो है अप्लाई करना है। ₹1.25 पर आवर। अच्छा ये 20,000 है। 0.125 होगा। $4,000 डिवाइडेड बाई 24,000, 0.166। मैंने 3 डिजिट ले लिया, यहाँ 3 डिजिट आया था इसी वजह से, 1,000 डिवाइडेड बाई 16,000, 0.625, 0.625, अच्छा 0.0625 है, 3 डिजिट लेंगे तो इसे हम 3 कर देते हैं, 2 को मैंने 3 कर दिया, 3 डिजिट ले लिया, तो ये हम लोग का आ गया ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला था किस बेसिस पे कैलकुलेट करना है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर अगर हमें बोला था कि प्रीवियस ईयर के फिगर को फॉलो करो, तो उसको फॉलो करके हमें दिखा कि ये हम लोग का आवरली जो है ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है लेबर का आवर, तो हम लोगों ने आवरली रेट बेसिस पे इसे निकाल लिया। हमें बोला है जो सूटेबल होगा वही करने के लिए, तो हमारे हिसाब से तो यही सूटेबल होगा जो हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखो क्या करने के लिए बोला है, calculate and enter the revised cost using the previous year figures as a basis। ठीक है,
तो रिवाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है प्रीवियस ईयर के फिगर को बेसिस मान के, और उसके बाद जॉब कॉस्ट शीट बनाना है। ठीक है, तो ये वाला क्या करेंगे ना, अभी हम लोगों ने तो प्रीवियस ईयर के फिगर को बेसिस करके जो है कैलकुलेशंस कर लिया है। अब हम लोग करेंगे कैलकुलेट एंड एंटर द रिवाइज्ड कॉस्ट, इसको भी पूरा पूरी बना लेते हैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में। ये जो ईयरली डेटा है इसको भी बना लेते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे मेटेरियल यूज्ड, पूरे ईयर का डेटा को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। मेटेरियल यूज्ड है 77,500, ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस जो कि हमें डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है 5,000, 6,000, 4,000। ये हो गया 15,000। टोटल करने से आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ABC तीनों मिला के 2,500, 4,000 और 1,000, तो टोटल हो जाएगा 7,500। ये ऐड करने से आ जाएगा 99 और 1, मतलब 1 लाख हो जा रहा है। 99,000 और 1,000, 1 लाख हो जा रहा है। अच्छा, उसके बाद है सेलिंग कॉस्ट, ऐड कर लेते हैं 30,000, तो ये हो जाएगा 1,30,000। ठीक है, टोटल कॉस्ट हो गया। अच्छा, अब ये तो मैंने ऐसे ही इसको फिर से दोबारा लिख लिया, लेकिन इसका यूज हो जाएगा। देखो अभी कैसे होगा। हमें बोला है जॉब कॉस्ट शीट को फिर से रिवाइज करके बनाने के लिए, मतलब ये वाला हम लोग फिर से बनाएंगे। तो देखो इसको बना लेते हैं। पॉइंट नंबर बी का आंसर कर रहे हैं। कॉस्ट शीट बनाएंगे कौन सा जॉब के लिए, जॉब नंबर 9669। अच्छा, सबसे पहले मेटेरियल का खर्चा, मेटेरियल का खर्चा कितना है 12.08, तो ये तो जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, और इसे हम लोग लिखेंगे डिपार्टमेंट वाइज। वैसे आंसर तो सेम आएगा लेकिन प्रेजेंटेशन करेंगे उस तरीके से। 10 आवर्स इंटू 0.25, अच्छा 4 आवर्स इंटू 0.25, और 8 आवर्स इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है 2.5 रुपीज, और ये हो जाएगा 1 रुपीज, और ये हो जा रहा है 2 रुपीज। अच्छा, टोटल करने से प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा 2 + 2 4 + 1 5 5, और ये देखो ये जितना यहाँ पर है उतना ही आएगा, मतलब 17.58। ठीक है, अभी तो प्रेजेंटेशन एज इट इज ही हो रहा है, कोई अभी तक चेंजेस नहीं हुआ है, अब होगा। प्राइम कॉस्ट हो गया। अब फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये देखो यहाँ ना ओवरहेड का नाम वगैरह कुछ नहीं दिया था, सिर्फ 33% ऑन प्राइम दिया है। हम लोग के पास दो ओवरहेड है, एक फैक्ट्री है और एक सेलिंग है। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कैसे होगा, डिपार्टमेंट वाइज करेंगे। और कैसे हो जाएगा, जितना टाइम काम हुआ है उस बेसिस पे होना चाहिए, आवर बेसिस पे, लेबर आवर बेसिस पे। तो कौन से डिपार्टमेंट में कितने आवर्स काम हुए, 10 4 8, इसमें 10 आवर्स, इसमें 4 आवर्स, इसमें 8 आवर्स। रेट क्या लगाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट में ओवरहेड रिकवरी रेट जितना हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है 0.125, 0.167, 0.063। ये देखो इसका यूज इस तरीके से होगा 0.125, 0.67, 0.167 और 0.063। देखते हैं कितना आता है। 1.25, 4 into 0.167, 0.663
8। अच्छा, फिर इसके बाद 8 इंटू 0.063, तो ये हो गया 0.504, 0.668, 1.25 प्लस 17.58, 20.002, 20.002। ये क्या आ गया? ये हम लोग का आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट शीट हम लोग का आधा अधूरा बना हुआ था, उतना परफेक्टली नहीं बना हुआ था, उसको हम लोग फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद सेलिंग ओवरहेड लगाएंगे, तो यहाँ पर ऐड करते हैं सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, ये कितना लगाए? यहाँ तो बोला था 30,000। ठीक है, अब सेलिंग कॉस्ट का हम लोग बेसिस क्या निकालेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड का तो जिस तरीके से होता है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, बट सेलिंग ओवरहेड का कैसे निकालेंगे? देखो, तो उसका रूल्स क्या है कि जब हमारे पास कोई बेसिस नहीं होता है ना, हम लोग उसको हमेशा वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे निकालते हैं। ठीक है, ये बात याद रखो। अगर हम लोग के पास कुछ बेसिस नहीं होता है तो हम लोग सेलिंग ओवरहेड ये सब को नॉर्मली किस पे निकालेंगे? वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज ऑफ सेलिंग कॉस्ट ऑन वर्क्स कॉस्ट। क्योंकि देखो, सेलिंग ओवरहेड को ना तो मेटेरियल बेसिस पे निकाल सकते, वो तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड है ही नहीं। ना तो हम लोग वेजेस, क्योंकि रिलेटेड आइटम होना चाहिए। देखो, फैक्ट्री का वेजेस के साथ रिलेशन होता है, फैक्ट्री का टाइम के साथ रिलेशन होता है, फैक्ट्री का मेटेरियल के साथ भी रिलेशन होता है, प्राइम कॉस्ट के साथ भी रिलेशन होता है, लेकिन सेलिंग का ये सबसे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सेलिंग का नॉर्मली तो क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए कितना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ, मार्केटिंग रिलेटेड खर्चा होना चाहिए, जिसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर कुछ नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो, ऐसा कोई हमें बेसिस निकालने बोला जाए जिसका हमारे पास कोई मतलब इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हमेशा उसे वर्क्स कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करो। तो ये ऐसे हो जाएगा, सेलिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई वर्क्स कॉस्ट इंटू 100। हम लोग ये देखेंगे कि वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे वो कितना परसेंटेज हो रहा है। ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट की ये इस पे क्यों कर रहे हैं वो भी बताते हैं। देखो, इस पे इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर के फिगर को बेसिस मान के ही ये जॉब कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना है, इसीलिए मैंने इसको भी एक बार पूरा बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे सेम तरीके से हुआ। डायरेक्ट वेजेस जो ये लिखा हुआ है, ये भी तो कैसे लिखा हुआ है? डायरेक्ट वेजेस को भी, इसको अगर हम लोग स्प्लिट करके लिखना चाहे तो हमें कितना लिखना चाहिए पता है? 2000 इंटू 0.25। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये 5000 कैसे आया है? ये 5000 इस तरीके से आया है ना। अगर तुम लोग इसको ऐसे लिखोगे 2000 तो भी होगा 2000। ये देखो 2000 इंटू 0.25, तो ये कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। ठीक है, ये 6000 को कैसे लिख सकते हैं? 0.25 मल्टीप्लाई करके। ये देखो, हम ये प्रेजेंटेशन को ऐसे लिखते हैं ताकि तुम लोग को और भी क्लियरली समझ में आ जाए। ये देखो 0.25 करके, यहाँ पर आवर्स हम लोगों ने खुद कैलकुलेट किया है, 2000, 2400 और 1600। ये देखो 2000, 2400 और 16,000। हाँ, 16,000। ये देखो, चेक करके देख लो, सेम ही आंसर आएगा। उसी से तो बैक कैलकुलेशन करके निकाला है। 2000 इंटू 0.25, 20,000, सॉरी, बार बार 2000 लिख दे रहे। 20,000 इंटू 0.25, 5,000। 24, एक मिनट, 24,000 है। ठीक है, 24,000 है, 24,000, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, इंटू 0.25, तो ये कितना हो जाएगा? 6,000। ठीक है, और 16,000 इंटू 0.25, तो ये कितना हो गया? 4,000। ठीक है, और ये सब मिला के ही तो 15,000 हुआ ना। तो देखो, दोनों में सिमिलरिटीज देखो, मेटेरियल जैसा था वैसा लिखना है, डायरेक्ट वेजेस को ये देखो 0.25 बेसिस पे लिख दिया, और ये फैक्ट्री ओवरहेड को भी हम लोगों ने जितना टाइम काम हुआ है इंटू उसका रेट से मल्टीप्लाई करके लिखा है। उसको भी अगर तुम लोग वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट इसका प्रेजेंटेशन हमारे लिए जरूरी नहीं है। ये प्रेजेंटेशन हम लोगों ने जस्ट इसलिए किया है ताकि हम लोग सेलिंग कॉस्ट का परसेंटेज निकाल सके। तो सेलिंग कॉस्ट है 30,000, वर्क्स कॉस्ट कितना है? ये देखो, वर्क्स कॉस्ट है हम लोग का ये वाला, ये वर्क्स कॉस्ट हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने से तो वर्क्स कॉस्ट होता है ना, तो 1 लाख इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 30
30%, ठीक है, 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट कैसा है, 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है। तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा मतलब कंसेप्ट हमें यहाँ भी अप्लाई करना है। तो सेलिंग कॉस्ट हो जाएगा 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, और वर्क्स कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट, एक ही बात है। तो 20.002 इंटू 30%, 6.0006 ऐड कर लेते हैं, 20.002, 26.0026, ठीक है। अब ये 0026 को इग्नोर करके हम लोग सिर्फ 20 रुपीज से कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे कर लो, 0026 को अगर हम लोग इग्नोर कर, मतलब 00 रखो, तो 00 रखने का क्या तरीका है, अगर हम लोग यहाँ पर ये हटा देते ना, तो मुझे लगता है हो जाएगा। देखते हैं, क्योंकि ये जो है एक ऑड फिगर हो जा रहा है, 1.25 प्लस 0.66 प्लस 0.50 और प्लस 17.58, 19.99 आ रहा है एक्चुअली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो 68 था, इसको 67 कर लेते हैं, तब हम लोग का सही हो जाएगा। ये देखो, इसको हम कर लेते हैं 67, तो ये क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पर हम लोग का ऐड कर दो 0.07, तो ये देखो 20 आ जाएगा, ठीक है, तब हम लोग का 20 आ जाएगा। इसको ये हम लोग का हो गया 17, 1.25, 0.67, 0.50, तो ये 20 आ जाएगा, मेरे हिसाब से ये 20 आ जाएगा। हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 17.58 प्लस 1.25 प्लस 0.67 प्लस 0.5, हाँ 20 आ रहा है। इससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगा। 20 का 30% 6 रुपीज हो जाएगा, तो ये 26 हो गया। 20 का 30% 6 रुपीज, तो ये 26 रुपीज हो गया। अब इस पे हमें बोला है कि प्रॉफिट ऐड करने के लिए, हम लोग का हो गया टोटल कॉस्ट, या फिर इसे बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, जैसे हम लोग कॉस्ट शीट में किए हुए हैं। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा हम लोग को प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कितना ऐड करना है, क्वेश्चन में हमें बता दिया है, ये देखो, प्रॉफिट हम लोग को ऐड करना है 10% फॉर प्रॉफिट एंड गिवन फाइनल सेलिंग प्राइस, टोटल जॉब कॉस्ट 10% ऑफ प्रॉफिट, तो 10% हमें प्रॉफिट अप्लाई करना है इस कॉस्ट पे। तो 10% ऑफ 26, तो कितना हो जाएगा, 26 का 10% यानी 2.6 होना चाहिए, 28.60, ये हम लोग का हो गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फॉर दिस जॉब, ठीक है। इस जॉब का सेलिंग प्राइस हम लोग का हो जाएगा 28.60। तो एट द जॉब, ये लास्ट पॉइंट बोला था कि 10% प्रॉफिट ऐड कर दो, ये बोला था कॉस्ट शीट को जो है प्रिपेयर करने के लिए। सेकंड पॉइंट बोला था, ये ऑप्शन सी का आंसर हो गया, ये जो हम लोगों ने यहाँ से किया ना, ये ऑप्शन सी का आंसर हो गया। इसको तुम लोग चाहो तो अलग, तो क्योंकि अलग पूछा है, बाकी ये क्वेश्चन अलग अलग पूछना ही नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से ये एक ही साथ होना चाहिए, एटलीस्ट ये बी सी तो एक ही साथ होना चाहिए। ड्रॉ पे जॉब कॉस्ट शीट एंड ऐड टू द जॉब 10% प्रॉफिट, ठीक है। और अगर तुम लोग चाहो तो इसको अलग से आंसर दे सकते हो, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया है। और यहाँ बोला था कैलकुलेट एंड एंटर द रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग द प्रीवियस ईयर फिगर्स, मतलब एक्चुअली ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है और ये वाला कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। ये रेट ही तो हम लोगों ने यूज किया ना, ये रेट कैलकुलेट करना है और उधर वो 30%, जैसे ये रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सारे प्रोसेस से जाना पड़ा, सेम तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि मुझे ये कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ा, तब जाके मुझे पता चला कि सेलिंग कॉस्ट हम किसके परसेंटेज पे कितना अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये बना है। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट 1 का आंसर है, यहां से लेके पॉइंट बी का आंसर है, और ये पॉइंट सी का आंसर हो गया, लास्ट पॉइंट जो हमें 10% प्रॉफिट ऐड करने के लिए बोला गया था। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, a work order for 100 unit, 100 unit of a commodity has to pass through 4 different machine, of which the machine hours rate are machine P, machine Q, machine R and machine S। क्या बोल रहा है, एक वर्क ऑर्डर लिया गया है किस चीज का, 100 यूनिट कॉमोडिटी प्रोडक्शन करने का, और ये काम करने के लिए हमें 4 मशीन से जो है प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। प्रोसेस पहले पी, फिर उसके बाद क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद एस, ये 4 मशीन के बीच से
प्रोडक्शन होके जाएगा तब जाके हमें फिनिश्ड गुड्स यानी कि फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। और एक ये पी मशीन से जाने का खर्चा है 1 आवर प्रोडक्शन होने का, पी मशीन में खर्चा है 1.25, 1 आवर क्यू मशीन में प्रोडक्शन होने का खर्चा है 2.50, 1 आवर आर मशीन पे प्रोडक्शन होने का खर्चा है 3 रुपीज, 1 आवर एस मशीन पे प्रोडक्शन होने का खर्चा है 2.25। फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड ऑन वर्क ऑर्डर। बाकी बोल रहा है कि जो वर्क ऑर्डर 100 यूनिट का लिया गया है उस पे और क्या खर्चा हुआ है, मेटेरियल का 8000, वेजेस का 500। मशीन पी हैज बीन एंगेज्ड फॉर 200 आवर्स। मशीन पी को ये 100 यूनिट बनाने के लिए 200 आवर्स एंगेज रहना पड़ा। मशीन क्यू को 160 आवर्स, मशीन आर को 240 आवर्स और मशीन एस को 132 आवर्स। तो ये मशीन्स पे खर्चा कितना हुआ है कैसे कैलकुलेट करेंगे, 200 इंटू 125, 160 इंटू 2.50, 240 इंटू 3, 132 इंटू 2.25, क्योंकि ये 1 आवर का खर्चा है तो 200 आवर का कितना होगा, ज्यादा ज्यादा होने का मतलब है मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा मशीन का खर्चा यानी फैक्ट्री ओवरहेड। आफ्टर द वर्क ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड, मेटेरियल और 400 आर फाउंड टू बी सरप्लस एंड आर रिटर्न टू स्टोर। बोल रहा है ये काम कंप्लीट होने के बाद देखा गया कि मेटेरियल 400 रुपीज का जो है रिटर्न कर दिया गया है, यानी मेटेरियल 8000 रुपीज का नहीं लगा होगा। 8000 में से अगर 400 रिटर्न हो गया तो 7600 का मेटेरियल कॉस्ट इनकट हुआ होगा, यानी मेटेरियल कंज्यूम्ड हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्योंकि कुछ रिटर्न का बात बोला है। अब कॉस्ट शीट में देखो हम लोगों ने ऐसा पॉइंट किया हुआ है, तो और वैसे भी देखो कंसेप्ट से समझना है ना हमें कि प्रोडक्शन करने में कितना मटेरियल लगा। भले ही हम लोगों ने इतना मटेरियल लेके काम स्टार्ट किया था बट 400 रह गया तो मटेरियल का कंजम्पशन 7600 हुआ, वही खर्चा हमें दिखाना है। फिर बोल रहा है ऑफिस ओवरहेड 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। But an account of all round rise in the cost of administration, distribution and sale, there has been a 50% rise in the office overhead expenditure। क्या बोल रहा है, but an account of all round rise in the cost, बोल रहा है चारों तरफ से हर एक चीज का कॉस्ट बढ़ रहा है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेल कॉस्ट ये सब बढ़ गया है। कितना, 50% राइज इन द ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। अच्छा, बोल रहा है कि सारे खर्चे बढ़ चुके हैं जिसमें से हमें ऑफिस ओवरहेड का बता दिया है कितना, 50% बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर बोल रहा है 50% बढ़ा है और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फिर बोल रहा है मोर ओवर इट इज नोन दैट 10% ऑफ द प्रोडक्ट विल हैव टू बी scrapped as not being up to the specification and the sale proceeds of the scrapped output will be only 5% of the cost of sales। बताते हैं ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है ना उसमें से 10% डिफेक्टिव बन गया। डिफेक्टिव मतलब जैसा चाहिए था वैसे स्पेसिफिकेशन से नहीं बना तो कस्टमर नहीं लेगा। जैसे मैंने पहले ही बोला कि इस पे कंट्रोलिंग और प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अब कस्टमर जो है ये नहीं लेगा प्रोडक्ट, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इनका स्पेसिफिकेशन मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसा 10% प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया है जो कस्टमर को हम लोग सेल नहीं कर सकते, तो वो हम लोग मार्केट में ऐसे ही स्क्रैप यानी रद्दी के भाव पे बेच देंगे। और ये कितना ऐसा जो है प्रोडक्शन हुआ है, ओनली 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स। बोल रहा है ये जो स्क्रैप्ड होगा इससे हमें कितना पैसा मिलेगा, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जितना होगा उसका 5%। मतलब मान लो एक यूनिट बनाने का कॉस्ट आया 100 रुपीज, तो मार्केट में ये अगर डिफेक्टिव बन गया है, ठीक है, 100 रुपीज तो लग चुका लेकिन ये बन चुका है डिफेक्टिव, अब इसे मुझे मार्केट में सेल करना है तो कितना मिलेगा, इसका 5% ही रिकवरी मिलेगा यानी 5 रुपए। 100 रुपए का चीज बना लिया, रद्दी बन गया है, कस्टमर नहीं ले रहा है, ले जाके मार्केट में ऐसे ही बेच रहे हैं बेकार में, स्क्रैप में मतलब रद्दी में, तो ये 5 रुपए देगा। ये पॉइंट ये बता रहा है, ठीक है। ये देखो 10% ऑफ द प्रोडक्ट हैव टू बी स्क्रैप्ड as not being up to the specification and the sale proceeds of the scrap output will be only 5% of the cost of sales। If the manufacturer wants to make a profit of 20% on the total cost, तो जो ये 100 यूनिट बना रहे हैं वो अगर चाहते हैं कि प्रॉफिट मिले 20% on total cost of the work order, find out the selling price of a unit of commodity ready for sale। हम लोग को बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाओ। सेलिंग प्राइस निकालने का मतलब है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट तो हमें बता ही दिया है, प्रॉफिट भी डिजायर प्रॉफिट बता दिया 20% ऑन सेल। बाकी ये बीच में कुछ कुछ एडजस्टमेंट बोल रखा है, उसके बेसिस पे हमें ये कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। और देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में कुछ बोला है कि नहीं।
नहीं, चलो आगे इस पे कुछ नहीं बोला है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेटमेंट of statement showing the selling price of a unit. Particulars रुपीस का 2 कॉलम कर लेते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है काफी सारा। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले मेटेरियल। देखते हैं मेटेरियल का खर्चा हम लोग का कितना होगा। मेटेरियल का बता दिया है यहाँ पर 8000, लेकिन उसमें से रिटर्न हो रहा है, रिटर्न टू स्टोर 400 बोला था। देखो 400 बच गया जिसको स्टोर में रिटर्न कर दिया गया, यानी मेटेरियल कंज्यूम्ड 7600। अब ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस जो कि है हम लोग का 500। तो यहाँ पर हो गया 8100, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक तो कुछ भी टफ नहीं है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट आ रहा है। इसके बाद लगाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी कुछ टफ नहीं है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करके देना है। मशीन पी का, मशीन क्यू का, मशीन आर का, मशीन एस का। अच्छा, सबका रेट भी पता है, कितने टाइम काम हुआ है वो भी पता है। 200, 160, 240, 200, 160, 240, 132, इतने इतने टाइम काम हुआ है। और रेट भी बता दिया है 1.25, 2.5, एट द रेट ऑफ 1.25, एट द रेट ऑफ 2.50। अच्छा, इसके बाद एट द रेट ऑफ 3, एट द रेट ऑफ 2.25, एट द रेट ऑफ 3, एट द रेट ऑफ 2.25। तो जितना जितना रेट बोला था, जितने टाइम मशीन में काम हुआ है, बस वो लिख के हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा 250 रुपीज। 160 इंटू 2.5, 400 रुपीज। अच्छा, फिर उसके बाद 240 इंटू 3, 720 रुपीज। और 132 इंटू 2.25, 297 रुपीज। अच्छा, टोटल करने से मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, तो देख लेते हैं। 720 प्लस 400 प्लस 250 प्लस 8100, 9767 आ रहा है। इसके साथ फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिया तो हम लोग को मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर वर्क्स कॉस्ट, जो भी बोलो। अब ऐड करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, वो कितना होगा, देखो यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर बोला ऑफिस ओवरहेड यूज टू बी 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल रहा है 40% ऑफ, यूजुअली ये होता है यूज टू बी, बट लेकिन एन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइज इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, देयर हैज बीन ए राइज 50% इन द ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। बोल रहा है कि ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर 50% बढ़ गया है। नॉर्मली 40% होता है, लेकिन 50% बढ़ गया है। तो कितना हो गया है, 40% तो होता ही था, लेकिन बोल रहा है अब और 50% बढ़ गया है, मतलब 40% का 50% हो गया है। मतलब 40% तो था ही, और 50% बढ़ गया है, तो कितना होगा 40 इंटू 50%, यानी 20%। ठीक है, ये देखो 40 का 50% कितना होता है 20, 20 प्लस 40%, यानी टोटल 60% हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना हो गया, 60% हो गया ओवरऑल। 60% ऑफ क्या होगा, देखो यहाँ बोला है 40% ऑफ किसका होता है, वर्क्स कॉस्ट का होता है। तो अभी भी वर्क्स कॉस्ट का ही है, लेकिन रेट 40% के जगह 60% हो गया है। तो वर्क्स कॉस्ट कितना है 9767, इसका 60% करना है। 9767 इसका 60% करना है, तो ये हो गया 5860। 5860.2 को हम इग्नोर कर देते हैं, प्लस 9767, 15,000
627, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने यहाँ पर सीओपी लिख दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15,627, ठीक है, 15,627। अब ये कॉस्ट थोड़ा सा हम लोग का कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हुआ है उसको हम लोगों ने मार्केट में स्क्रैप में बेच दिया है, तो हम लोगों का एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। नॉर्मल सा बात है, एक चीज को प्रोडक्शन करने का जितना खर्चा होगा, ये कितने यूनिट का, 100 यूनिट का, लेकिन इसमें से कुछ यूनिट 10% यूनिट ऐसा है जो हम लोग सेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो डिफेक्टिव हो गया है, तो हम लोग मार्केट में ले जाके उसे स्क्रैप में बेच रहे हैं, तो उससे हमारा अर्निंग होगा। अर्निंग होने से क्या हो जाएगा, हम लोग का कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग करते थे, तो यहाँ पर लेस कर देंगे सेल प्रोसीड्स फ्रॉम स्क्रैप। अच्छा, कितना हम लोग का स्क्रैप होगा, बोला है 10%, प्रोडक्शन का 10% हमारा स्क्रैप हुआ है, तो 10% ऑफ 15,267, टोटल इतने रुपए का प्रोडक्शन हुआ, इसमें से 10% प्रोडक्शन बेकार हो गया, मतलब इतने रुपए का प्रोडक्शन बेकार हो गया, और इस पे हम लोग रिकवरी कर सकते हैं सिर्फ 5%। मतलब हम लोग का कितने रुपए का प्रोडक्ट बेकार हो गया, इस पे 10% करने से पता चलता है इतने रुपए का प्रोडक्ट बेकार हो गया, लेकिन ये मार्केट में इतना रुपए हमें नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। ये देखो 78.136, मतलब हम सिर्फ 78 लिख देते हैं, ये माइनस करने से पता चल जाएगा कितना हो रहा है। 15,267 माइनस 78, तो ये हो गया 15,189। 15,000, ओ ये 627 है, मैंने गलत लिखा है क्या, 627। अच्छा एक सेकेंड, शायद मैंने यहाँ पर अमाउंट ठीक करना पड़ेगा। 627, 15,627 इंटू 10%, ये मैंने शायद सही कर लिया है, इसीलिए आंसर तो यहाँ पर सही आ गया। हाँ 78 माइनस 15,627, तो ये आ रहा है 15,548। 15,548 ये हम लोग का टोटल कॉस्ट निकल के आ रहा है। 548.8 है, तो 549 भी कर सकते हैं हम लोग, 549 कर देते हैं। देखते हैं माइनस करने से एक्चुअली कितना आता है, क्योंकि मेरे उधर पेज में लिखा हुआ है 15,627, यहाँ माइनस करेंगे 78, तो 9 ही आएगा, तो 9 लिख देना चाहिए क्योंकि मैंने राउंड कर लिया है। ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये हम लोग का टोटल कॉस्ट हो गया है। और प्रॉफिट अर्न करने का जो डिजायर प्रॉफिट है वो 20% ऑन टोटल कॉस्ट है, तो इस पे प्रॉफिट लगा दो। 20% ऑन टोटल कॉस्ट मतलब इस पे लगेगा, इस पे 20%, तो ये हो गया 3109.8, मतलब 3110 कर देते हैं, यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं, प्लस यहाँ पर पूरा लिखते हैं 15,549 प्लस 3110, तो ये हो गया 21,768, 21,768 आ रहा है। पता नहीं क्या क्या एडिशन हो जा रहा है, कुछ गलत हो गया लग रहा है। 15,549 प्लस 3110, 18,659, ये हम लोग का हो गया सेलिंग प्राइस फॉर 100 यूनिट, क्योंकि ये पूरा 100 यूनिट के लिए बना है। हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ ए यूनिट ऑफ कॉमोडिटी रेडी फॉर सेल, तो एक यूनिट का निकालना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा, 18,659 अगर 100 यूनिट का है, डिवाइडेड बाय 100 यूनिट करने से पर यूनिट का निकल के आएगा, तो ये डिवाइडेड बाय 100 करने से कितना आ जाएगा, 186.59 रुपीज, 186.59 पर यूनिट, तो पर यूनिट का हम लोग का सेलिंग प्राइस इतना कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये प्योरली कॉस्ट शीट का ही क्वेश्चन था, लेकिन जॉब बेसिस पे दिया है, सेलिंग प्राइस को यहाँ से लेस किया और कुछ कुछ एडजस्टमेंट इस तरीके का बोला है जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, कैसे करके डिराइव किया है। फिर यहाँ पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन दिया था और कुछ भी नहीं। और अगर हम लोग का पूरा कंजम्पशन नहीं होता है मटेरियल का, तो हमें जरूर उसे लेस करना चाहिए, ठीक है। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।